महासिद्दीकी हमारी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स जो वाशिंगटन डीसी से जुड़ी हुई हैं, पल पल की खबरें दे रही हैं। सबसे पहले वहाँ जो पूरा दौरा था पीएम मोदी का, वहाँ से उन्होंने रुखसती की बात भी की है। प्रौद्योगिकी पे, टेक्नोलॉजी पे काफी जोर रहा। अगर आपके लिहाज से देखें, क्या खास टेक अवेज है अगर टेक्नोलॉजी को लेकर? जी, सबसे अहम मुद्दा जो दोनों देशों में रहा इस बार वो टेक्नोलॉजी का ही रहा। और टेक्नोलॉजी के चलते हम देख रहे हैं कि दोनों देश करीब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक तरह से जो चीन से बना हुआ खतरा इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर करना चाह रहे हैं इंडिया भी और अमेरिका भी। इसीलिए जो इस बार हम स्ट्रेस देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो अलग अलग तरीकों से दिखाई पड़ रहा है इस पूरे दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वो टेक कंपनीज के सीईओ से अलग से भी मिले। आज सुबह जो मुलाकात हुई थी उसमें कुछ टॉप टेक कंपनीज के सीईओ शामिल थे। भारत की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे इस मीटिंग में। सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला जो अमेरिका की तरफ से आए थे, नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स भी आई थी। दूसरी तरफ भारत की तरफ से मुकेश अंबानी थे, आनंद महिंद्रा थे। आइडिया ये था कि टेक पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि दो सरकारें सिर्फ समझौता करके किसी तरह का आगे नहीं बढ़ा सकती। इसमें इंडस्ट्री का आना ज़रूरी है, प्राइवेट प्लेयर्स का आना ज़रूरी है और साथ मिलके उनका काम करना ज़रूरी है। अब ये कहने के लिए तो आसान लगता है कि दोनों तरफ की इंडस्ट्रीज़ आ जाएं और कोई बात आगे बढ़ाएं, लेकिन जब इंडस्ट्री की बात आती है, वर्किंग की बात आती है, तो एक कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, एक कंपनी जो इंडियन कंपनी है, उनमें तालमेल कैसे बिठाया जाए, कैसे उनको ईज़ ऑफ बिजनेस जो कहा जाता है वो करने के लिए, वो आसान बिजनेस को करने के लिए आसान तरीके देने चाहिए, वो कैसे उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें हमने देखा है कि 1 महीने या 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है और इंडस्ट्री के लोगों से ऑफिशियल्स दोनों तरफ के, भारत के भी और अमेरिका के भी, मिल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री की अमेरिका की दौरे से पहले यहाँ के अमेरिका के NSA जेक सलिवन भारत आए थे और वो एक CII के इवेंट में भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके गए थे। इसी तरह अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं तो उन्होंने CEO से अलग भी मुलाकात की, ग्रुप में भी मुलाकात की और कुछ जो ब्रॉड पिलर्स हैं ISET के अंडर, मतलब इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है और स्पेस है, उस पे ब्रॉडली चर्चा की गई। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 2 स्पेसिफिक एरियाज में कुछ बात आगे बढ़ी है और एक है सेमीकंडक्टर्स जो कि छोटी छोटी चिप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं, गाड़ियों में यूज़ होती हैं, बैंक ATM में यूज़ होती हैं, इंटरनेट पार करती हैं। इसमें एक हमने देखा कि जो कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल के आया है वो ये है कि अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन गुजरात में एक यूनिट सेटअप करेगी। उधर हमने स्पेस में देखा है कि दोनों तरफ ने एक डिसीजन लिया है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगी एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को भी लेके, और इसकी टाइमलाइन काफ़ी टाइट है, 2024 है। तो 2 कॉन्क्रीट जो आउटकम्स हैं वो हमने अभी देख ली हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अभी प्रेजेंट है और फ्यूचर है, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब आगे की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जिसमें AI जैसी चीज़ें शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी, इसमें जल्दी जल्दी बढ़ोतरी कैसी बनाई जाए ताकि चीन जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ और जिसका खतरा भारत और अमेरिका दोनों को लग रहा है इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर कैसे किया जाए। तो ये एक बड़ी यहाँ पर उम्मीद के साथ एक तरह से कहें कि जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो एक उम्मीद दोनों तरफ ने लगाई है कि अब ये टेक पार्टनरशिप आगे जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि जो बाइडेन ने भी बयान दिया कि ये फाउंडेशन फॉर फ्यूचर जिन नेक्स्ट है, और इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका में जो अमेरिका के लोगों के लिए भी खास ख्याल है, H1B वीज़ा की बात की और ये वहाँ के जो कॉन्सुलेट खोलने की बात की, वहाँ पे क्या प्रतिक्रियाएं रही अमेरिकी जो लोग हैं वहाँ पे, अमेरिका में जो भारत के लोग हैं उनको इस सब को लेकर?
देखिए, जहाँ तक बात करी जाए वीज़ा का इशू, ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय प्रोफेशनल स्पेशली टेकीज़ यहाँ पर आते हैं H1B वीज़ा पर। H1B वीज़ा एक प्रोफेशनल वीज़ा होता है जो प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, और जब ये H1B वीज़ा एक्सपायर होता है तो आपको अपने देश लौट के आना पड़ता है, वहाँ से ये वीज़ा लगता था। तो पैंडेमिक में हमने क्या देखा कि बहुत सारे टेकीज़ अमेरिका में फंस गए थे। हालांकि भारत में जब वर्ल्ड ओवर ट्रेजिडीज़ हो रही थी, बैक होम उनके अगर घर परिवार में फ्रेंड्स में कोई ट्रेजिडी स्ट्राइक की तो वो वापस भी नहीं आ पाए, क्योंकि अगर उनका H1B वीज़ा उस वक्त एक्सपायर हुआ था तो अगर वो वापस भारत आते तो वेट टाइम बहुत लंबा था, 2-2 साल की क्यू चल रही थी, तो यानी कि वो 2 साल तक अमेरिका वापस नहीं आ सकते थे। अगर अमेरिका में रहते तो उनका स्टेटस मेंटेन रहता। इस वजह से बहुत लोग अपने परिवार से ही नहीं मिल पाए थे लगभग 2 या 3 साल तक। इसके चलते ये एक ह्यूमन एंगल था जो बहुत रियल था वीज़ा इशू को लेकर। तो ये इशू, और क्योंकि H1B वीज़ा वाले होल्डर्स जो होते हैं वो अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी सिलिकॉन वैली, जैसे मैंने आपको बताया, जो टेक हब है अमेरिका का, उसमें भारतीय लोगों का बहुत योगदान है, इंडियन अमेरिकन्स का या इंडियन प्रोफेशनल्स का जो H1B वीज़ा पे आते हैं। इसलिए जो ये ईजिंग आउट की गई है और जो फैक्ट शीट रिलीज़ हुई है उसमें लिखा है कि अब पायलट प्रोजेक्ट एक शुरू करेंगे जिसमें अगले साल देखेंगे कि कैसे अमेरिका में ही रह के वापस वीज़ा रिन्यूअल हो जाए, H1B वीज़ा होल्डर्स को वापस भारत नहीं आना पड़े, यहीं से रिन्यूअल हो जाए। तो ये एक अच्छा कदम है, गुडविल का जेस्चर है, लेकिन वीज़ा के क्षेत्र में और भी बहुत काम है ज़रूरी। स्टूडेंट वीज़ाज़ को लेकर, हालांकि स्टूडेंट वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा तादाद में देने लगा है अमेरिका, और उनका कहना है 5 में हर एक वीज़ा जो स्टूडेंट्स वीज़ा गया था पिछले साल वो एक भारतीय के लिए था। लेकिन अभी भी वीज़ा की क्यूज़ काफ़ी लंबी हैं, लोगों को अगले साल का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो ये सब ईज आउट करना ज़रूरी है, और कम्युनिटी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी भी है, क्योंकि उनके घर परिवार वाले आते रहते हैं यहाँ, उनको भी लगता है कि ये ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक लोग अपने परिवार वालों से मिल नहीं पाते हैं अगर वीज़ा का ऐसा कोई मसला खड़ा हो जाता है। तो बिल्कुल, एक और जो अहम मुद्दा है वहाँ की, बायलैटरल तो है ही, जैसे पीएम मोदी ने कहा कि भरोसे का भी है, लेकिन अगर इंडो पैसिफिक जोन की, जैसे आप टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कर रही थी, क्या टेक अवेज है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडो पैसिफिक जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी देखिए, अगर विश्व की हम बात करें, वर्ल्ड की बात करें इस वक्त, तो एक आप क्लियर डिवीजन देख रहे हैं जो कि यूक्रेन वॉर की वजह से अब ज़्यादा बढ़ गया है, और वो है कि रशिया और चीन एक तरफ हो गया है और पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक तरफ हो गया है। इसमें भारत एक तरह से एक न्यूट्रल लाइन लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ, भारत को ये इस वजह से अभी डिस्कम्फर्ट है कि रशिया चाइना से बहुत नज़दीक हो रहा है और रशिया भारत का बहुत पुराना एलाय रहा है। तो भारत के लिए ये बहुत ही एक डेलिकेट और टाइट रोप वॉक है कि कैसे वो वेस्ट से भी, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से भी अपना अच्छा रिश्ता बनाए रखे, और दूसरी तरफ रशिया से भी अपना अच्छा रिश्ता बनाए रखे। बीच में आता है चीन के साथ अभी इस वक्त भारत को, क्योंकि बॉर्डर पे इशू चल रहा है, ईस्टर्न लद्दाख का 3 साल हो गए हैं, ये इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। देपसोंग और देमचौक में फ्रिक्शन कंटिन्यूड है। LAC पे जो आर्मी और एम्यूनिशन, वहाँ बीच में आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो पीएम वापसी के लिए प्लेन पे आते हुए दिख रहे हैं, मतलब वहां से वापसी कर रहे हैं। बस ये तस्वीरें दिखाते हुए आप अपनी बात शेयर कर सकती हैं। ये पीएम वहाँ तस्वीरों में विमान से लौटते हुए, हाथ हिलाते हुए, अमेरिका का जो दौरा है उनका एक तरह से कहें यहाँ पे खत्म हो रहा है। महा जी बिल्कुल, 4 दिन का अमेरिका का दौरा इसके साथ ख़त्म होता है। यहाँ से वो इजिप्ट जाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग एक तरह से कहिए होगी। इजिप्ट के राष्ट्रपति इस बार आए थे रिपब्लिक डे पे, और जो एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड है उसके साथ कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा रिश्ते बेहतर किए जाएं। ये एक तरह से पाकिस्तान को भी काउंटर करने में फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो ग्रुप ऑफ इस्लामिक नेशंस हैं
उनका कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है अगर भारत में स्पेशली कश्मीर के मुद्दे को लेकर। वो भारत कहता हुआ आया है कि उनका एक बायस्ड व्यू पॉइंट है क्योंकि पाकिस्तान से वो इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो किस तरह उस इन्फ्लुएंस को कम करना है और कैसे इस रीजन के साथ भी अपना तालमेल ज़्यादा बढ़ाना है, उस विषय उस कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे थे और वापस आते हैं चीन की बात जो मैं कर रही थी कि भारत का तो बॉर्डर पे फ्रिक्शन है ही और भारत के लिए रिलेशनशिप डेलिकेट भी है क्योंकि चीन भारत का इमीडिएट नेबर है। और सब कंट्रीज जो कि क्वाड की कंट्रीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, ये फिजिकली ज्योग्राफिकली काफ़ी दूर है चाइना से। तो भारत के लिए ये और डिफ़िकल्ट इशू है और इसीलिए भारत और अमेरिका क्लोज ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के लिए कोई भी चैलेंजर, समझ लीजिए अगर उसको लगता है कि कोई चैलेंजर खड़ा हो रहा है और स्पेशली अग्रेशन के थ्रू, वो कहते हैं कि चीन तो एक डेमोक्रेसी नहीं है, उनके साथ भी काम करना मुश्किल है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस रीजन में भारत एक डेमोक्रेसी है, तो ओल्डेस्ट और बिगेस्ट डेमोक्रेसीज का साथ काम करना उनको लगता है बहुत बेहतर होगा। और चाइना को काउंटर करने में दिस इज़ नॉट लॉस्ट ऑन एनीबडी कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये ज़्यादा दोनों देश नज़दीक आ रहे हैं। बिल्कुल महा, आपने बहुत ही विस्तार से काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। मल्टी डायमेंशनल एक दौरा था, न सिर्फ भारत को, अमेरिका को भी जो ग्लोबल पोजिशनिंग खासकर चाइना को लेते हुए जैसा आप बता रही हैं, अमेरिका के लिए और बाकी देशों के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पीएम ने जाते हुए दिया है, इजिप्ट जा रहे हैं तो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो टाइज है, इंडिया का इंडिपेंडेंट जो एक आइडेंटिटी है, वहाँ रहते हुए उन्होंने, अमेरिका ने यूक्रेन पे जो इंडिया की पोजिशनिंग है उसको एक्सेप्ट की है। तो ओवरऑल इंडिया के लिए कह सकते हैं ये बहुत ही शानदार दौरा रहा। आपसे जुड़ते रहेंगे। केवल एक संक्षेप में, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया है आर्टेमिस का स्पेस के लिए, वो कितना फायदेमंद है, कितना फ्यूचरिस्टिक है इंडिया के लिए? देखिए, स्पेस में कोई भी पार्टनरशिप इस वक्त इम्पॉर्टेंट है और इस वजह से क्योंकि बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई भी मॉडर्न वॉरफेयर है अब वो ज़मीन पे नहीं लड़ा जाएगा। हालांकि यूक्रेन वॉर अभी जारी है, लेकिन ये लड़ा जाएगा स्पेस में। स्पेस इम्पॉर्टेंट क्यों है? सारे सैटेलाइट्स वहाँ हैं, सारी कम्युनिकेशन उसी के थ्रू होती है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर सिचुएशन में अगर कम्युनिकेशन जिसके हाथ में होता है वही उसी का दबदबा बना रहता है। कम्युनिकेशन लाइंस ठीक रखना, सैटेलाइट नेविगेशंस या मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स अगर आप सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर सके, समझ पाएं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मॉडर्न वॉरफेयर में। इसलिए स्पेस में जो कोलैबोरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अभी जो हम कोलैबोरेशन देख रहे हैं वो एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का है जिसमें एक भारतीय एस्ट्रोनॉट जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और लेकिन ये दर्शाता है कि दोनों देश कैसे स्पेस सेक्टर में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं। भारत की जहाँ तक चीन से अगर कंपैरिजन करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस में अभी भारत चीन से थोड़ा पीछे है। तो कैसे वो जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाए, कैसे चाइना को काउंटर कर सके उस स्पेस में, और उस तरह अगर देखा जाए तो अगर ये फर्स्ट स्टेप की तरह से देखा जाए आर्टेमिस अकॉर्ड जिसको इंडिया ने भी अब जिसमें ऑन बोर्ड है, जिसके तहत ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन माना जा रहा है दोनों देशों के बीच में, जो बायलैटरल टॉक्स के बाद कंफर्म हो गया था जब जॉइंट स्टेटमेंट आया। तो